आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है शहबाज शरीफ का दौरा कराची, खिदमत से ज्यादा सियासत क्यों? क्या हम मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के लिए तैयार हैं? करप्शन, इल्जामात और तबादले, पंजाब हुकूमत ने 2 साल में क्या पाया? और फिर सिंथिया रिची की रुखसती, क्या इल्जामात खत्म हो चुके? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज कायदे इस बेख्तिलाफ शहबाज शरीफ भी शहर कायद की यात्रा को पहुंचे और जुमे के रोज कायदे ऐवान भी कराची का रुख करेंगे। यानी सियासी कायदीन अब शहर कायद का रुख कर चुके हैं। कायदे इस बेख्तिलाफ ने कराची में कदम रखते ही हुकूमत को आड़े हाथों लिया, लेकिन वजीर आजम कराची के बासियों के लिए एक बड़ा पैकेज लेकर शहर कायद जाएंगे। लेकिन शहर कायद के बासियों को शायद अरबों रुपए के पैकेज की बजाय मसाइल के देर पा हल की जरूरत है। आज ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ शहर कायद में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहे, लेकिन उन्होंने भी मसाइल के हल के लिए तजावीज नहीं दी, बल्कि वो भी इस शहर में दीगर सियासी जमातों की तरह महज सियासत करने आए। ऑपोजिशन लीडर अपनी सियासत के लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। कोरोना वायरस के दौरान बरतानिया से खुसूसी तौर पर पाकिस्तान आए, दावे किए कि कौम को मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान और बाद में भी कौम शहबाज शरीफ का चेहरा देखने को तरसती रही। पंजाब में सैलाबी कैफियत के दौरान ऑपोजिशन लीडर के जूते तो मुहावरा बन चुके हैं। लॉन्ग बूट्स की बात की जाती है, यानी ऑपोजिशन लीडर हंगामी दौरे के अंदर भी खिदमत से ज्यादा सियासत पर फोकस करते रहे हैं। माजी में ऑपोजिशन लीडर का रवैया कैसा रहा है, माजी में किस तरह खादिम आला सड़कों पर निकल आवाम के दरमियान दिखाई दिए, तो शहबाज शरीफ साहब खुद को खादिम आला पंजाब कहलवाना पसंद करते थे। आज जब वो कायदे इस इख्तलाफ हैं और उन्होंने रुख किया कराची का, तो वहां पर क्या मनाजिर दिखाई दिए, किस तरह वो आवाम में घुल मिल गए कोरोना वायरस के बायस। जिस वक्त वो नैब पेशी के लिए आते नहीं हैं इस वजह से कि कोरोना वायरस है और उनकी सेहत को खतरात लाक है, लेकिन आज जब वो कराची में थे, आवाम के दरमियान गए, तो क्या मनाजिर देखने को मिले, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। ये शहबाज शरीफ का रिवायती अंदाज है। हैट पहनी हुई है, लॉन्ग बूट्स तो बार कैफ नहीं है, लेकिन हैट की सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस क्या है। वीडियो बनाने वाले ने भी जिस वक्त शहर कायद के बासी अपने शिकवे बयान कर रहे थे, वीडियो बनाने वाले ने किस तरह ऐसे लगा कि जैसे जो बासी शिकवा कर रहा है वो हैट से मुखातिब है, वो कायदे इस इख्तिलाफ से नहीं बल्कि हैट से अपने शिकवे कर रहे हैं। जरा वो फुटेज भी आपके सामने रखता है। इस वक्त कराची सियासत का मरकज बना हुआ है। शहर के बासी अवामी नुमाइंदों की तवज्जो हासिल कर रहा है, लेकिन इस सारे अरसे के दौरान सियासत बराए सियासत ही दिखाई देती है। किसी भी सियासी जमात के पास अवामी मसाइल का हल नहीं है। तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन जमातों को खूब तनकीद का निशाना बना रही है, जिसकी तस्वीर टीवी खबरनामों के अंदर अवाम तक पहुंच रही है, जबकि सोशल मीडिया पर भी महाज खूब गर्म है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल है, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ के दौरे कराची के हवाले से ट्वीट की और लिखा कि ऑपोजिशन लीडर अहलियाने कराची से इजहार यकजहती के लिए पहुंच गए, लेकिन यह बात हुकूमती तर्जुमान और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल को कुछ हजम नहीं हुई। उन्होंने फौरी तौर पर रीट्वीट करते हुए लिखा कि अजब तमाशा है, चचा शोबाज को देखकर अवाम चोर चोर के नारे लगाते हैं और चचा को पतली गली से निकलना पड़ा। बहरहाल उम्मीद है चचा शोबाज अपने नैब में हाजिरी के लिए जो फिट हो चुके हैं, अब वो मुकम्मल तौर पर फिट है, सेहतियाब है और इस बार बुलावे पर झूठी तावीलें पेश नहीं करेंगे। यानी एक बार फिर अवामी मसाइल को सियासत की छुरी तले रखकर अपनी अना की भेंट चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ ने आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। तीनों रहनुमाओं ने सियासती हिकमत अमली जो है उसको भी डिवाइस किया है कि आइंदा की स्ट्रैटेजी क्या होगी। आइंदा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयारियां भी कर ली गई हैं, मगर सवाल तो यह भी उठता है कि दोनों बड़ी सियासी जमातों ने कराची के मसाइल के हल के लिए तजावीज क्यों नहीं दी। कराची के अलावा सिंध के दीगर इलाकों में सैलाबी कैफियत से निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने क्या तैयारियां की हैं। ठट्ठा, बदीन और दीगर इलाकों में सैलाब से मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल क्यों नहीं किया गया। दोनों सियासी जमातों ने इस मामले पर गौर नहीं किया कि सवाल उठाया गया है कि कराची में नालों से नालियों तक का सफर कैसे तय हुआ, बड़े बड़े नालों पर तजावुजात क्यों की गई हैं, नालों के किनारे जो हैकल इमारात की तामीर दिखाई देती है, इसकी इजाजत किसने दी है, कौन है वो लोग जो चाइना कटिंग और नालों की जमीनों पर काबिज हैं और इसके जिम्मेदार हैं। फिर अचानक रात गए, मसाजिद पर ऐलानात हुए, गुजर नाले और लियारी नदी के किनारे मौजूद झोपड़ियों के मकीन इलाका खाली कर दें, कयामत फिर इन्हीं झोपड़ी नशीनों पर ढाने की तैयारियां की गई है। नालों की जमीन पर खड़े बड़े प्लाजे और शॉपिंग मॉल्स को क्यों नहीं छुड़ाया गया। जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं,
उनके मकीनों को कोई हक नहीं है। अगर खतरा लाहक है तो सिर्फ झोंपड़ी के मकीनों का है। इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्जा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्जा वहाब साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज कराची के बासियों से इजहार यकजहती के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपने रिवायती अंदाज में कराची में पहुंचे और वहाँ के बासियों ने मसाइल के अंबार भी उनके सामने रखे कि हमें किस किस मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के इस दौरे को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, खुशाइन चीज़ है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के सदर भी हैं, कौमी असम्बली के रुकन भी हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि वो भी कराची तशरीफ़ लाए। और इससे आपको सिचुएशन की सेंसिटिविटी का भी अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से सिंध हुकूमत भी काम कर रही है, पीपल्स पार्टी भी काम कर रही है और बाकी सियासी जमातों के साथ इश्तराक के वो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, जो कि कराची से गुलशन इकबाल से इलेक्ट भी हुए थे, उनकी सियासी जमात को कराची से बड़ी सीटें भी मिली थी, लेकिन अभी तक वो कराची तशरीफ़ नहीं लाए। हमें बताया गया है कि फ्राइडे को वो कराची आ रहे हैं। तो अल्लाह करे कि उनका विजिट ऐलानात की हद तक महदूद ना हो, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल काम उसमें नजर आए तो मैं अच्छी चीज होगी। उम्मीद है वासिक है कि अब की बार जो है वो तजदीद अहद वफा भी हो जाएगा और खान साहब जब कराची आएंगे तो अरबों रुपए का पैकेज जो है वो भी अनाउंस करेंगे वहां पर। आपको क्या इम्कानात दिखाई दे रहे हैं? क्या कोई ऐसी शुनीद है आपको? देखिए, अगर माजी को हम मद्देनजर रखें तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं खान साहब के किए हुए वादों को का भरोसा करूं, बिकॉज आप सबको याद होगा खान साहब ने कराची शहर आकर वादा किया था कराची वालों से 162 अरब रुपए के डेवलपमेंट पैकेज का। 2 साल हो गए उस वादे को किए हुए, अभी तक वो वादा वफा नहीं हुआ। कहीं पर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की किताबों में, PHDP में इस अमाउंट को रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता। तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह खैर करे, लेकिन कराची को मैं समझता हूँ मदद की ज़रूरत है। कराची पाकिस्तान का कमर्शियल इंडस्ट्रियल कैपिटल है और फेडरल गवर्नमेंट को समझने की ज़रूरत है कि खान साहब के दौरे को लेकर अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस जानना चाहूँ तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर एग्जैक्टली, कि खान साहब अगर कराची पहुंचेंगे तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी कि खान साहब को क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। मैं समझता हूँ कराची का एक बड़ा मसला ये है कि कराची चूँकि सनत का कैपिटल है, कमर्शियल हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का, तो 70% पाकिस्तान को ज़र मुबादला रेवेन्यू कमा के देता है। तो वफाक की भी जिम्मेदारी है कराची शहर के हवाले से। मैं समझता हूँ इस हवाले से वो जो वादा उनका 162 अरब रुपए का था और तरक्याती कामों का था, मैं समझता हूँ अगर उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल प्लान नज़र आएगा तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट होगी। मैं समझता हूँ कराची का जो सनतकार गैस की लोड शेडिंग से परेशान है, जिसको सुई गैस नहीं दी जा रही, नेचुरल गैस नहीं दी जा रही, जिसको LNG पे या RLNG के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया है, अगर उसको गैस के नए कनेक्शन भी दिए जाएंगे और गैस प्रॉपरली प्रोवाइड की जाएगी तो मैं समझता हूँ कराची की सनतों के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी होगी। और जो लोगों का मैं समझता हूँ कराची में और अंदरूने सिंध में इन हालिया बारिशों से नुकसान हुआ है, इसके हवाले से अगर वफाकी हुकूमत कोई पैकेज देगी तो वो भी बड़ी खुशाइन चीज़ होगी। आपको याद होगा 2010 के अंदर जब सैलाब आया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सदर आसिफ अली जरदारी ने उस ज़माने में वफाकी हुकूमत से बड़ी इमदाद का ऐलान किया था और वो इमदाद जो है सिंध के बसने वालों को मिली थी। आपको याद होगा जब सानिया बोल्टन मार्केट हुआ था तो कराची के ताजरों का बड़ा नुकसान हुआ था, तो उस वक्त की हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पर बड़ी कैश कंपनसेशन अनाउंस की थी कराची के ताजरों के लिए। लेकिन आप सब अभी अगर दौरे हाजिर की बात करें तो उसमें जो फाइनेंशियल टर्म्स में सपोर्ट के हवाले से वफाकी हुकूमत के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो फंड्स जो है वो ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं होते। आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, कराची में बारिशों की तैयारियों पर सरकारी इदारों के खुसूसी ऑडिट का भी फैसला किया गया है और ऑडिटर जनरल ने कराची में बारिश की तैयारियों पर सरकारी इदारों को ऑडिट कराने का हुक्म दिया। उस पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का मामला भी है और दीगर भी कि फंड्स यूटिलाइज कैसे हुए हैं। तो फंड्स की यूटिलाइजेशन पर जब वफाकी हुकूमत को इतने एतराज़ात हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फिर एक बार जो है वो सिंध हुकूमत के साथ इस मामले पर भी कोई मुमद्दो मुआवन साबित हो सकती? तो बस मैं तो फिर उनकी नीयत को डाउट कर रहा हूं कि वो कराची के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी नहीं लेते। देखिए, हर सरकारी डिपार्टमेंट का ऑडिट वैसे ही होता है और ऑडिट जो है ना वो सिंध हुकूमत नहीं करती है, वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है जो कि ये काम करता है, जिसका ये काम है। और वो सिर्फ सूबा सिंध में नहीं करता, पंजाब में भी करता है, KP में भी करता है।
बलूचिस्तान में भी करता है। अब मैं आपके सामने सवाल पूछना चाहता हूँ कि स्वात में बड़ी तबाही हुई है बारिशों से, तो इसका मतलब है कि स्वात के अंदर फंड्स के अंदर बेज़ाब्तगी की गई है। लाहौर के अंदर बड़ी तबाही हुई थी जब गालिबन 10 रोज पहले बारिश हुई थी, अंडरपासेस भर गए थे, तो क्या वहाँ बोजदार साहब ने इरेगुलरिटी की थी? आज मैं झंग की तस्वीरें देख रहा था सोशल मीडिया पर, वहाँ पे तबाही के मनाजिर आ रहे थे। पिंडी के अंदर बड़ी बारिशों से तबाही हुई है। रियासत की जिम्मेदारी है कि घर फराम किया जाए जो बेघर लोग हैं, तो अगर उनको घर फराम नहीं किया जाएगा, मुतबादिल जगह नहीं दी जाएगी, तो वो किसी और जगह जाके इंक्रोच कर लेंगे। ये आपने बड़ा अहम नुक्ते की तरफ निशानदेही की, और पीपल्स पार्टी का तो मैनिफेस्टो है रोटी कपड़ा और मकान। इसीलिए आपको याद होगा कि जब अदालत की जानिब से भी फैसले आए थे कि इंक्रोचमेंट को बस आप हटा दीजिए, तो सिंध हुकूमत ने अदालत के सामने भी यही इस्तदा की कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो रिहाइश पजीर हैं, उनको ऑल्टरनेट फराम करना ज़रूरी है। हम किसी शख्स की छत नहीं छीन सकते, उसको बेघर नहीं कर सकते। इसलिए सिंध हुकूमत ने अपने इस ऑपरेशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा इसका है उन कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कि जिनकी दुकानें हैं वहाँ पे, जिनका रोजगार है वहाँ पे, तो उनको तो हम हटाएंगे, लेकिन जिन जिनके घर वहाँ पर वाक़ हैं, जो लोग अपने ख़ानदान के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ वहाँ बसते हैं, उनको मुतबादिल फराहम किया जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो साहब भी इस मुलाकात में मौजूद थे। तो इस मुलाकात को किस तरह से देखा जा रहा है और क्या मामला तय पाए हैं इस मुलाकात में आइंदा के लाहे-अमल के हवाले से और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए? देखिए, सियासी लीडरान मिलते रहते हैं और उनका जो बुनियादी मकसद होता है उसके ऊपर गुफ्तगू शनीद होती है। आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि पिछले 2 साल के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस मुल्क के साथ बड़ी ज़्यादती की है। गरीब आदमी हो, मिडिल क्लास आदमी हो, अपर क्लास का आदमी हो, हर शख्स इस वक्त सरापा एहतजाज है। वो समझता है कि इस हुकूमत ने हर किसी का इस्तेहसाल किया है। तो नेचुरली अपोजिशन जमातें समझती हैं कि ये नाकाम निकम्मी हुकूमत इस तरीके से नहीं चल सकती, और अगर ये चलती रही तो पाकिस्तान को इर्रिपेरेबल हार्म ये लोग कॉज करेंगे। तो नेचुरली उन तमाम ऑप्शंस के ऊपर बात की गई है। खुशाइंद है ये मीटिंग के 2 बड़ी सियासी ऑपोजिशन जमातें जो है वो एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्जा वहाब साहब। आपका तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्जा वहाब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का सिर्फ कराची और सिंध को सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि मुल्क के शुमाली इलाके, बिलखुसूस सवात के कुछ इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, सवात है, मानसेरा है, चित्राल है और बुनीर सैलाब से शदीद मुतासर दिखाई देते हैं। बारिशों के बाद आने वाले सैलाबी रेला जो सवात में दरिया के किनारे बनी तामीरात को अपने साथ बहा ले गया है, वहां पर जो तजावुजात थी वो भी उसके साथ बह रही हैं। होटल्स हैं, मसाजिद हैं, दुकानें सभी सैलाबी रेले में बह गई हैं। लेकिन इस वक्त तक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान अपने ही आबाई इलाके में मुतासरीन की ढारस बधाने नहीं पहुंच सके हैं। यहाँ सवाल उठता है कि सवात में हर साल सैलाब के जरिए शहरियों के इमलाक पानी की नजर क्यों हो जाती हैं? हर साल ये तबाहकारियां देखी जाती हैं। शहरियों के इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करने में हुकूमत नाकाम क्यों है? कराची की तरह सवात का मसला भी दरिया किनारे मौजूद तजावुजात हैं। बड़े बड़े होटल्स हैं, दुकानें हैं, मसाजिद हैं जो दरिया किनारे तामीर की जाती हैं, यानी दरिया की ज़मीन पर तामीरात की जाती हैं। गर्मियों में ज़्यादा बारिशें होने और पहाड़ों पर मौजूद बर्फ़ पिघलने से दरिया में पानी की मिकदार बढ़ जाती है। पहाड़ी इलाका होने के बायस पानी की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है। पानी अपना रास्ता खुद तलाश करता है। इस तरह तेज़ रफ्तार पानी दरिया किनारे बनाई गई तजावुजात को अपने साथ बहा ले जाता है। सूबे में 2 इलाके हर साल सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासर होते हैं और वो इलाके चित्राल और बुनीर के इलाके हैं। इन 2 इलाकों का सबसे अहम मसला ग्लेशियर्स का ब्लास्ट होना है। हमने मुल्क में ग्लोबल वार्मिंग का मामला अपने प्रोग्राम में कई बार उठाया है, मगर मुल्क के ये 2 इलाके ग्लोबल वार्मिंग से शदीद मुतासर हो रहे हैं। इलाके में होने वाली माइनिंग और जंगलात की कटाई के बायस ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। इसी बायस हर साल इन इलाकों में ग्लेशियर्स ब्लास्ट होते हैं और मुल्क में सैलाबी कैफियत पैदा हो जाती है। 2014 में यूएनडीपी ने ग्लेशियर लेकआउट बर्स्ट को सिस्टम जो यूएनडीपी के ताउन से पेश किया गया था, इस सिस्टम की तनसीब के हवाले से, इसकी डिप्लॉयमेंट के हवाले से तजावीज़ दी थी, लेकिन केपी हुकूमत ने आज तक इस मामले पर भी कोई तवज्जो नहीं दी है, इस पर कान नहीं धरे हैं। अब ये तमाम तर मसाइल साल से चले आ रहे हैं, लेकिन केपी हुकूमत ने इस पर क्या किया है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? इस वक्त तर्जुमान केपी की हुकूमत कामरान बंगश हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बंगश साहब आपके वक्त के लिए। इस वक्त जो शुमाली इलाका जाते हैं वो बदतरीन सैलाब की जद में है। सुवात में सैलाब आया हुआ है। बुनीर और शांगला के इलाके जो शुमाली इलाके हैं वो बैडली इफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। फुटेजेस में भी हम लोग देख रहे हैं। इस वक्त एक अमूमी तासुर ये पाया जाता है कि चीफ मिनिस्टर केपी के
जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है, क्या वो वहां नहीं पहुंच सकते थे जहां पर इमदादी सरगर्मियों की इस वक्त ज़रूरत है, लोगों को रिलीफ चाहिए है, उसकी निगरानी के लिए अभी तक चीफ मिनिस्टर बिल्कुल मुतहर्रिक दिखाई नहीं दे रहे? क्या मामला है सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। एक तो जो आपने बात की है, यकीनन ये एक कुदरती आफत है, और लेकिन इस का इतना ज़्यादा भी शिद्दत इसकी नहीं है कि हम ये कह सकें खुदा न खासा। ऑल्दो कि जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं या डेथ्स हुई हैं वो काबिल अफसोस है। अब तक तकरीबन 16 अफराद जा बहक हो चुके हैं और 31 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। जो हमारे जो अपर स्वात का एरिया है या जो अपर मालाखंड जिसमें अपर चतराल स्पेशली और फिर हज़ारा में अपर कोहिस्तान, वो एरियाज जो हैं वो अफेक्टेड हैं, लेकिन उनकी भी बुनियादी वजह जैसे है वो दरियाओं के ऊपर जो आबादी थी उसमें जो है नुकसानात हुए। डेथ टोल कितना बढ़ेगा, कितने ज्यादा अफराद जख्मी होंगे तो चीफ मिनिस्टर केपी के मुतहर्रिक होते हुए दिखाई देंगे? ये जी एक तो एक भी इंसानी जान जो है वो कीमती है। ये बात मेरे ख्याल से उन लोगों के साथ ज्यादती है कि हम ये कह सकें कि इतने तक बात पहुंचेगी तो मुतहर्रिक होंगे। मुतहर्रिक हैं वज़ीर आला साहब, सूबाई हुकूमत पहले दिन से मुतहर्रिक है, बल्कि जब से महकमा मौसमियात ने और NDMA ने अलर्ट जारी किए थे उसी दिन से एक्टिव हैं। या इसको पिंग पोंग नहीं बनाना चाहते जैसे कराची में इस वक्त जारी है? हम तो ये चाहते हैं कि वो लोग जो अफेक्टेड हैं, जिसका आप इकरार कर रहे हैं, तायद कर रहे हैं मेरी बात की, कि वहां पर लोग अफेक्टेड तो हैं, मुतासिर हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं, लोग जख्मी हुए हैं, लोगों के घर बुरी तरह से मुतासिर है, मिसमार हुए हैं, बेघर हो गए हैं, तो इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि इंटेंसिटी इतनी नहीं है कि इस पर चीफ मिनिस्टर केपी के वहां पर पहुंचते, दौरा करते, लोगों की खबर लेते कि किस हाल में है याराने वतन? नहीं, मैं थोड़ा सा शायद आप मुझे या समझ नहीं सके या मिस इंटरप्रेट हो गई मेरी बात। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इतनी ज्यादा शिद्दत नहीं है कि सूबाई हुकूमत एक्टिव ना। हम पहले दिन से, जब से अलर्ट जनरेट हुआ उसी दिन से हम एक्टिव हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फाल हो गया था, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटीज जो है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। रेस्क्यू 1112, PDMA, सेक्रेटरी रिलीफ सारे फील्ड में हैं। सियासी नुमाइंदगान को भी इंस्ट्रक्शन जा चुकी हैं। लेकिन साहब 2014 का UNDP के ताउन से एक फंड था जो ग्लोब्स का उसको नाम दिया गया था। इस सिस्टम को वहां पर डिप्लॉय करना था और उसके बाद ऑपरेशनल करना था ताकि बेहतर तौर पे एक सब मैकेनिज्म डेवलप हो पाता कि जो पहले अलार्म कर देता, एक अलार्मिंग बेल रिंग कर देता, लेकिन अभी तक वो सिस्टम ना तो डिप्लॉय हो सका है ना ही ऑपरेशनल है। ये कहां तक पहुंचा, इस बारे में कुछ बता सकते हैं आप? मैं आपको इतना बता सकता हूं कि ये जो आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं इनकी डिटेल्स में ले लूंगा, उसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफ कर लूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि हर घंटे बाद अलर्ट्स जनरेट होते हैं। जो हमारा सिस्टम है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में, हमें हर घंटे बाद जहां जहां पे दरियाओं की जो सतह का लेवल है वो हमें रिपोर्ट हो जाता है। शुरू के दिनों में जब बारिश ज्यादा नहीं थी तो हर 6 घंटे बाद अलर्ट जनरेट होते थे। बाकायदा तौर पर डिजिटाइज सिस्टम है जिसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, हमें पानी की सतह की मालूमात होती है। तो हमारे पास कामरान साहब, जैसे जैसे जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ग्लेशियर्स बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं, तो इस हवाले से भी अलर्ट्स आपके पास आते हैं, और इससे निपटने के लिए मुमकिन तौर पर बचाव के लिए क्या तदाबीर आपकी हुकूमत ने की है, और फिर वो लोग जो इस वक्त अफेक्टीज हैं उनके लिए क्या रिलीफ ऑपरेशन या इमदादी सरगर्मियां इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम हो रही है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ? हाँ जी, एक तो जो आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चैंपियन किया बिलियन ट्रीज एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट को। हमारी जो जिन जगहों पे जो थ्रेट्स हैं या पोटेंशियली वो एरिया हमारे लिए थ्रेट साबित हो सकती हैं, वहाँ पे मैसिव प्लांटेशन ड्राइव्स हुई और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1 अरब 20 करोड़ दरख्त लगाए पिछली हुकूमत में हमारी। तो एक तो वो हमारा रिस्पॉन्स है। दूसरा, जो मौजूदा सूरत हाल की आप बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे मवासलाती निज़ाम मुनक़ता हो चुका है वो रिस्टोर हो रहा है। जो चतराल के मुकाम पर एक जगह पर एक पुल टूट गया था, उसकी वजह से राब्ता मुनक़ता हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बंगश साहब आपके वक्त के लिए। तर्जुमान केपी के हुकूमत कामरान बंगश हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पंजाब से सूबाई वजीर बराए डिजास्टर मैनेजमेंट मियां खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब आपके वक्त के लिए। इस वक्त स्वात और बुनीर में शुमाली इलाका जात में जो कंडीशन बनी हुई है, एक सैलाबी रेला आया हुआ है, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? पंजाब में मुमकिन सैलाबी कैफियत और उसकी नौयत और शिद्दत क्या हो सकती है, और कितने तैयार हैं आप लोग इसके लिए? जी, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब की सूरत हाल बिल्कुल रिबक्श है और हमारे तमाम रिवर जो हैं वो नॉर्मल पोजीशन में चल रहे हैं।
किसी जगह पे भी लो या हाई फ्लड नहीं है। तो हमारी तैयारी अल्लाह के फजल करम से PTM की हमने सारी की हुई है। अल्लाह ताला हमें साफत से महफूज रखे। अगर कोई ऐसी सूरत बनी तो हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें हमने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है और तमाम ज़रूरी सामान हमने वहाँ पे भेज दिया है। हमारा स्टाफ वहाँ पे मौजूद है। तमाम डिपार्टमेंट जो हैं बिल्कुल अलर्ट हैं। इंशाल्लाह पूरी हमारी कोशिश होगी, खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सूरत बनती है तो हम हर वक्त कार्रवाई करते हुए। तो हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो भी पानी छोड़ देता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और फिर जो फ्लडिंग है उसका खदशा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो आसपास के इलाके हैं वो भी खाली कराने पड़ते हैं। तो क्या आप ये भी फोर्स कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर भारत पानी छोड़ देता है तो हमारे दरियाओं में तो गियानी आ सकती है और कोई फ्लडिंग का खदशा हो सकता है, उससे निपटने के लिए कितने तैयार है आप? भारत की जो आप बात कर रहे हैं वहाँ सतलुज दरिया है और रावी रिवर, दोनों को हमने ऑलरेडी दोनों रिवर के जो भी वहाँ लोग बैठे हुए हैं उनको हमने प्रैक्टिस भी की हुई है। और मेरी जो पिछले साल की प्रैक्टिस जो हमने वहाँ पर की थी सतलुज के ऊपर, अल्लाह का शुक्र है कि फ्लड जो था वो लेवल है। अगर ऐसी सूरत बनती है कि कोई हाई लेवल का फ्लड आता है तो इंशाल्लाह हम टाइमली लोगों को वहाँ से शिफ्ट कर देंगे महफूज मकाम पर। कैंप हमने अरेंज किए हुए हैं, हमने बिल्डिंग्स अरेंज की हुई हैं, हमने खाने का, उनकी मेडिसिन का, हर चीज़ का बंदोबस्त किया हुआ है। क्या आपके पास इस हवाले से कोई फोरकास्टिंग सिस्टम क्या कह रहा है कि क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है, सूरत हाल दरपेश हो सकती है इस वक्त हमसाया मुल्क भारत के अंदर? आपका फोरकास्टिंग सिस्टम क्या बताता है? हमारा फोरकास्टिंग सिस्टम जो है वो मैट की हमें जो इत्तला मिलती है उस हवाले से बिल्कुल तलीबख्श है। रिपोर्ट सारी हमारे पास, फोरकास्टिंग ऐसी है कि कोई चांसेस नहीं है फ्लड। तो लो लेवल का फ्लड जो है वो तो इन दिनों में बरसात के महीने हैं, जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो लो लेवल फ्लड तो आ जाता है रिवर में। ये बताएगा कि ये जो स्वात और बुनीर वाला शुमाली इलाका जात वाला मामला है, ये जब लिंक करता है आके हमारे साउदर्न बेल्ट के अंदर और वहाँ पे रिवर्स के साथ मिलता है, तो वहाँ पर भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं देख रहे आप? और आप ये क्योंकि वहाँ पर तो स्वात और बुनीर में तो बड़ा मसला बना हुआ और शांगला के कुछ इलाके हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि उसकी इंप्लीकेशंस या पंजाब के अंदर भी दिखाई दे सकती? वो जो आप बात कर रहे हैं स्वाद की, वहाँ टिल और अपना हिल टॉरस बहुत है वहाँ पे, और वो नाले जो है अल्टीमेटली वो जो उनके दरिया है उसमें आता है पानी। लेकिन हमारा वो पानी ज़्यादा तरबेला में चला जाता है, तरबेला डैम में, और जो कश्मीर वाला एरिया है वो ज़्यादा पानी मंगला में है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तरबेला और मंगला जी की फुल कैपेसिटी पे पहुँच गए हैं, लेकिन उसका जो आउटफ्लो है वो लो लेवल फ्लड पे चल रहा है। कोई उस पर भी परेशानी वाली बात नहीं है। हमारा जो इंडस रिवर है वो इस वक्त लो लेवल फ्लड पे है, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से सूरत हाल कोई ऐसी गैर तसल्ली बख्श नहीं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा कोई चंद दिनों तक फ्लड के चांसेस कम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां खालिद महमूद साहब आपके वक्त के लिए। सूबाई वजीर बराए डिजास्टर मैनेजमेंट मियां खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब हुकूमत तो सैलाबी खतरात से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन गुज़श्ता 2 साल कारकर्दगी को देखते हुए अवाम इन दावों से मुतमईन दिखाई नहीं देती है। पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस आज 2 साल कारकर्दगी प्रेजेंट कर दी है, लेकिन कितने सेटिस्फाइड है पब्लिक, क्या कह रही है इस पर, और कारकर्दगी रही कैसी है हकीकी मानों पर, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इन दिनों सूबे भर में अपनी 2 साल कारकर्दगी अवाम के सामने रख रहे हैं। वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, अवाम को सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने गुज़श्ता 2 सालों के दौरान जितने इक़दामात उठाए हैं माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। कोरोना की वजह से न सिर्फ हेल्थ सेक्टर बल्कि हमारी सनत व तजारत ज़्यादा मुतासिर हुई है, जिसके लिए नए माली साल में 106 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ और 50 अरब रुपए के बराह रास्त अखराजात शामिल हैं। इसके बावजूद हम माली तौर पर मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हमने तरक्याती मनसूबों के लिए 5 अरब रुपए का इजाफा किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुकामी हुकूमतों का शेयर 10% बढ़ाया गया है। हमने पंजाब भर में लोकल गवर्नमेंट के फंड्स को डी फ्रीज कर दिया है। स्कूल एजुकेशन के बजट में भी 14 अरब रुपए का इजाफा करके 382 अरब रुपए तक पहुंचाया गया है। अब वज़ीर आला पंजाब दावे तो सूबे में दूध और शहद की नहरें बहाने के कर रहे हैं, लेकिन हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वज़ीर आला पंजाब गुज़श्ता 2 सालों से मुसलसल इल्जामात की ज़द में रहे हैं। सूबाई फंड्स अपने हल्के में इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम, अपने करीबी अफराद को नवाजने का इल्ज़ाम, सूबे पर कंट्रोल ना होने का इल्ज़ाम, जबकि शराब के लाइसेंस पर रिश्वत का इल्ज़ाम सामने आया है।
वज़ीर आला पंजाब को ये तमाम तर इल्ज़ामात इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म लाहौर पहुंचे, मेरे रियासत का प्रोटोकॉल खूब रंग जमा रहा था। शहर में मुकम्मल ट्रैफिक जैम था। इस ट्रैफिक जैम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई थी, जिसके बायस इसमें मौजूद मरीज मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला रहा। ये फुटेज भी आपके सामने है जो वज़ीर आज़म बोल के जब वो कल लाहौर के दौरे पर पहुंचे, वो फुटेज आपके सामने रखता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत माजी में प्रोटोकॉल ना लेने के दावे भी करती रही है। मेरे रियासत ने लाहौर पहुंचते ही एक खुसूसी हुक्मनामा जारी किया और एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने 5 सेक्रेटरीज, 4 आरपीओज, 20 डीपीओज जबकि 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स बदल डाले। ये पहली बार नहीं हुआ है। पंजाब में बार बार चीफ सेक्रेटरी को बदला गया। आईजी पंजाब के लिए कोई भी नाम पंजाब के लिए बेहतर साबित नहीं हुआ। यही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन कमीशन के 9 सेक्रेटरीज तब्दील किए गए। इसी तरह 2 सालों के दौरान सिर्फ एक महकमा आबपाशी के 1 दर्जन के करीब सेक्रेटरीज तब्दील कर दिए गए। हाँ, इस दौरान वज़ीर आला पंजाब जमीन से ज्यादा हवाओं में दिखाई दिए। उन्होंने साल 2018 और 19 के दौरान हेलीकॉप्टर पर 164 दौरे किए, जिनमें वज़ीर आला के साथ मजमूई तौर पर 643 दूसरे अफराद भी इस पर सवार थे। वो 119 घंटे 30 मिनट महवे परवाज रहे हैं और कौमी खजाने को 86,04,000 रुपए का टीका भी लगाया है। ब्यूरोक्रेसी में तबादले, इल्जामात पर इल्जामात, जमीन से ज्यादा हवाओं के दौरे और फिर 2 साल कारकर्दगी देखने के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या पंजाब में पीटीआई हुकूमत नाकाम हो गई है? क्या उस्मान बुज़दार इंतजामिया से काम नहीं करवा रहे? और क्या पंजाब में तब्दीलियों की हवा चलने को? इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने की इस वक्त तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपके वक्त के लिए। पंजाब हुकूमत ने 2 साल कारकर्दगी जारी कर दी है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब दौरा लाहौर पर आते हैं और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के अंदर जितने बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ देखा जाता है, मैं ज़रा आपकी याद दहानी के लिए आपके सामने रखता चलूं कि हुकूमत ने 5 सेक्रेटरीज तब्दील किए इस दौरे के बाद। यह हंगामी दौरा था। 4 आरपीओज तब्दील हुए, 20 डीपीओज जबकि 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स तब्दील कर दिए गए। अब ये पहली बार नहीं हुआ। आपको पता है कि इससे पहले भी आईजीज तब्दील होते रहे हैं, इससे पहले चीफ सेक्रेटरीज तब्दील होते रहे हैं, इससे पहले महकमा हेल्थ के अंदर कितने सेक्रेटरीज तब्दील हुए हैं। मेरा बड़ा सादा सा सवाल आपसे यह है कि क्या वफाकी हुकूमत को सूबों के अंदर कमज़ोर वज़राए आला सूट करते हैं? मुसर्रत साहिबा, देखिए, अगर हम प्राइम मिनिस्टर साहब के विज़िट से शुरू करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विज़िट रूटीन विज़िट थी और आपको पता है कि बहुत बड़ा मंसूबा रावी रिवर अर्बन फ्रंट जो हमारा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की और बिलखुसूस पंजाब एंड लाहौर की आवाम के लिए एक संगे मिल साबित होगा और ये हमारी आने वाली नस्लें, मेरी और आपकी जो नस्लें इंशाल्लाह वो इसकी बेनिफिशरी होंगी और ये शंघाई के तर्ज पे, दुबई के तर्ज पे इंशाल्लाह हम इस शहर को आबाद करेंगे और फिर इंशाल्लाह वो वक्त हमारे बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे और इंशाल्लाह ये सुनहरी वक्त याद रखा जाएगा कि जब नए पाकिस्तान की बुनियाद इतने मुश्किल और नामसाइद हालात में डाली जा रही थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये नई बात है, ऐसे ही होता है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर आते हैं, उसके बाद एक लंबी फहरिस्त जारी कर दी जाती है। अब मैं हर जगह तो आपकी हुकूमत ही कहती रही ना मैडम, प्राइम मिनिस्टर साहब बयानिया रहा कि ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं है, चलना नहीं चाहते हैं, साबिका अदवार की ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी से मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को रहा है और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब इमरान खान साहब आते हैं, उखाड़ पिछाड़ ठीक है, उखाड़ पिछाड़ कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग पंजाब की किसी और जगह पर हो रही है। मेरा बड़ा बुनियादी सा सवाल यह है। अच्छा देखिए, एक तो ये कि आपके फैक्ट्स और फिगर्स बड़े जबरदस्त हैं। मैं इसमें अर्ज करूं कि सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में फ़र्क है, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो ये मैं क्लियर करती चलूं, जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे वो सिक्योरिटी ज़रूर सिक्योरिटी मेजर्स को देखा जाएगा, लेकिन अगर प्रोटोकॉल बराए प्रोटोकॉल है तो उसके हम आज भी अगेंस्ट है, हम रहेंगे चाहिए। वो वज़ीर आला खादमे आला लाहौर सेंट्रिक था, सेंट्रल पंजाब सेंट्रिक था। ये वज़ीर आला पूरे पंजाब के विजिट करते हैं, ये फ़र्क है। और मेरा एक ये देखें, अगर उन्हें भावलपुर, डीजी खान, पिंडी, चकवाल जाना पड़ता है तो फिर हम उनको गाड़ियों में और बसेस में तो नहीं भेजेंगे। के ऊपर एक प्लांट भी लगाने जा रहे हैं जो कि पानी को साफ करके परफॉर्मेंस ठीक है, मैं एग्री करता हूं। रेन हार्वेस्टिंग के लिए एक प्रोजेक्ट है, अल्लाह करे। नहीं, मैं कह रही हूं हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और एक मैं आखिरी फिक्रा एक बोलने ले दे रेहान जी, रेहान सिर्फ आखिरी बात कि जब आपको देखिए, अभी हमें हुए 2 साल, हमें आज भी ये चीज़ें बुरी लगती हैं कि हम परफॉर्मेंस दें, ना कि फोटोशूट करें, स्टंट्स दें, लेकिन फिर भी अवाम के साथ खड़ा होना भी उतना ही लाजमी है। काबिल एतराज़ बात यह कि आपकी 10 साल नहीं 20 साल से 35 साल से हुकूमत हो और फिर भी आप लॉन्ग बूट पहन के पानी में खड़े हो, तो सवाल करना चाहिए मीडिया को कि भाई आप 10 साल से सूबे के हुक्मरान थे, 10वें साल भी अगर तुमने लॉन्ग बूट पहन के खड़े होना है तो ये तो कोई तरीका नहीं होता। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट
परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर पिछले साल पानी था तो अगले साल कम तो हो ना, कम से कम पिछले दिनों असद खोखर ने रिजाइन किया, स्टेप डाउन किया, और उसके पीछे क्या रीजंस थी वो भी आपको पता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन शराब लाइसेंस का मामला आता है तो उस्मान बुज़दार साहब ना तो मुस्ताफी होते हैं ना इस्तीफा लिया जाता है। मेरा तो पॉइंट बड़ा सादा सा है मुसर्रत साहिबा। देखिए उसमें अभी कोई चीज़ साबित नहीं हुई। अपना रेहान अभी नैब के अंदर है और हम बड़े खुले दिल के साथ फेस कर रहे हैं, और हम सारे इदारों के आगे ताबे हैं, हम फेस करेंगे। खुदा ना खास्ता मार्क माय वर्ड्स, कहीं कोई चीज़ साबित हुई तो प्राइम मिनिस्टर विल बी द फर्स्ट पर्सन जो खुद से स्टैंड भी लेंगे और डिसीजन भी करेंगे। ये जो आपने डिसाइड किया हुआ, जो आपका असूली मौक़िफ़ है उसके मुताबिक है, और आज के दिन तक मेरा लीडर जिनकी मैं फॉलोअर हूं इमरान खान साहब उसी रास्ते पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद साहब आपके वक्त के लिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि कश्मीर हो या फिर फलस्तीन, उम्मत मुस्लिमा का खून इतना अर्जा क्यों है। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कश्मीर से फलस्तीन, भारत से बर्मा, उम्मत मुस्लिमा का खून इतना अर्जा क्यों है? ये वो सवाल है जो गुज़श्ता कई सालों से हमारे कानों में गूंज रहा है। कई दहाइयों से खून मुस्लिम को पानी की तरह बहाया जाता रहा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत का कारोबार आम हो चुका है। भारत में नरेंद्र मोदी की कामयाबी के बाद मुसलमानों पर जिस तरह मजालिम ढाए जा रहे हैं वो भी यकीनन बड़े दर्दनाक है। और हमलों में इजाफा हो रहा है। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स बता रही हैं, उनके मुताबिक 2014 से 2017 तक मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज हमलों में 30% इजाफा देखा गया है, जबकि ये तादाद हर आने वाले साल में मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। रवा साल 23 से 29 फरवरी तक मुसलमानों के हवाले से खतरनाक तरीन हफ्ता साबित हुआ है। इन 6 दिनों में सिर्फ नई दिल्ली में 50 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया। गुज़श्ता चंद दिनों से भारतीय रियासत हरियाणा में मोहम्मद हसन नामी इमाम मस्जिद को दर्जनों इंतहापसंद अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वो इस वक्त मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला है। ये वीडियो एक फलस्तीनी शहरी की है जिसे इस्राएली फौज गर्दन से दबोच रही है, जिसकी सांसों को रोकने की कोशिश की जा रही है। ऐसा एक वाकया अमेरिका में स्याह फाम फर्द के साथ हुआ था, जॉर्ज फ्लॉयड के साथ वाकया हुआ था। पूरी दुनिया में यकीनन वो वाकया गूंजता रहा, लेकिन फलस्तीन, कश्मीर और दीगर इलाकों में मुसलमानों के साथ रोजाना ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं। रोज मुसलमानों के खून से होली खेली जाती है, लेकिन मजाल है कि मुहज़्ज़ब दुनिया के कानों पर जूं तक रींग जाए। हमें बहसियत मुसलमान इन वजूहात का जायजा लेना होगा, इन मामलात पर गौर करना। तमाम तर वाकयात पर जहां आलमी दुनिया का ज़मीर झंझोड़ने की जरूरत है, वहीं मुस्लिम दुनिया को अपना मुहासबा भी करना होगा। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि सिंथिया रिची की रुखसती के साथ क्या तमाम तर इल्जामात की सियासत दफन हो जाएगी। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। नवंबर 2018 में एक ट्विटर सारिफ और ब्लॉगर सिंथिया रिची ने पाकिस्तानियों की तवज्जो हासिल की। उन्होंने पेशावर में साइकिल चलाते और ट्रक के सामने खड़ी तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। सिंथिया रिची ने इन तस्वीर के साथ मस्बत पाकिस्तान, उभरता पाकिस्तान और एक अलग जाविया जैसे हैशटैग्स इस्तेमाल किए। बादज़ा अगले चंद सालों में उन्होंने पाकिस्तानी सारिफीन में अपना एक मकाम बनाया। फिर उन्होंने चंद सहाफ़ियों के हवाले से ट्वीट्स की, लेकिन सिंथिया रिची उस वक्त मौजूए बहस बनी जब उन्होंने पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत पर इल्ज़ामात आयद किए। इस हवाले से साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने अदालत से रुजू किया, जबकि अमरीकी ब्लॉगर को डिपोर्ट करने के हवाले से भी एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। इस पर अदालत ने सिंथिया डी रिची को पाकिस्तान की सियासी शख्सियात के खिलाफ बयानात देने से रोकते हुए वफाकी वजारत दाखिला से बिजनेस वीज़ा पॉलिसी पर वजाहत भी तलब की, जिस पर वजारत दाखिला ने बताया कि सिंथिया रिची के पास पाकिस्तान में रहने से मुताल्लिक तमाम कानूनी दस्तावेजात मौजूद हैं और उनके वीज़े की मियाद 31 अगस्त तक है। आज वफाकी वजारत दाखिला ने अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची के वीज़े में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है और उन्हें 15 अयाम में 15 रोज़ में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म सादर किया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिंथिया रिची की रुखसती से इल्ज़ामात की सियासत खत्म हो जाएगी? तो इसका जवाब खुद सिंथिया रिची ने दिया है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।